नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन हब इंडिया में। दोस्तों, ये रीट मेंस एग्जाम के लिए साइंस की मैराथन कक्षा है, जिसमें सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कक्षा है, सभी विद्यार्थी इस कक्षा को पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंग मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रसनी, दूसरा ऑप्शन है कंठ, तीसरा ऑप्शन है वायु नलिका, चौथा ऑप्शन है आहार नलिका। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आहार नलिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। श्वसन है, पहला है ऑक्सीकरण क्रिया, दूसरा है अपचयन क्रिया, तीसरा है जल अपघटन क्रिया, चौथा है उपरोक्त सभी। तो श्वसन क्या है? एक ऑक्सीकरण क्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। माइकोप्लाज्मा द्वारा होने वाले रोग किस तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है उत्सर्जन, तीसरा है जनन, चौथा ऑप्शन है पाचन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा श्वसन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा के बारे में अपन ने कोशिका वाले टॉपिक में पढ़ा था कि ये सबसे छोटी कोशिका है जो कि जीवाणु है। माइकोप्लाज्मा क्या है? जीवाणु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। फेफड़ा किसका प्राथमिक अंग है? पहला ऑप्शन है पाचन का, दूसरा ऑप्शन है श्वसन का, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फेफड़ा श्वसन तंत्र का मुख्य अंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा एक फैक्ट और पूछा जाता है कि फेफड़े के चारों ओर जो आवरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो फुफ्फुस, प्लूरा आवरण या झिल्ली कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पल्मोनरी प्लूरा मेम्ब्रेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अत्यधिक शारीरिक व्यायाम द्वारा अस्थायी अवायविक श्वसन के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में किसके जमाव से पेशी तनाव व दर्द होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक अम्ल होता है इसी के कारण पेशियों में थकान उत्पन्न होती है। तो पेशी थकान के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी होता है। पेशियों में अवायविक यानी कि O2 की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया होती है तथा इस कंडीशन में जो पायरुविक अम्ल होता है ये किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। रक्त तथा फेफड़ों के बीच गैसों के विनिमय को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंतःश्वसन, दूसरा ऑप्शन है बाह्य श्वसन, तीसरा है ऑक्सीजनन, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बाह्य श्वसन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। रक्त तथा कोशिका के बीच गैसों के आदान प्रदान को अंतःश्वसन कहते हैं। एक और नोट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। कोशिका में अंतःकोशिकीय श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण फैक्ट और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ब्रीथिंग होती है दोस्तों, जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार से होती है। पहला प्रकार होता है इनहेलेशन, जिसे कहते हैं प्रश्वसन। इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? वायु को ग्रहण करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि वायु फेफड़ों की ओर प्रवाहित होती है तथा इस कंडीशन में फेफड़ों में दाब कम हो जाता है और जो डायफ्राम होता है उसकी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। दूसरा जो टाइप है वह है दोस्तों निश्वसन, जिसे कहते हैं एक्सपायरेशन। इसमें क्या होता है? जो डायफ्राम की पेशियां होती हैं वो विश्रामावस्था यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आ जाती हैं तथा फेफड़ों से जो वायु है वो बाहर निकलती है, अर्थात फेफड़ों में उच्च वायुदाब इस कंडीशन में होता है। ये दो बिंदु भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न में से नासिका यानी कि नोज का मनुष्य के अंदर क्या कार्य है? पहला है आंतरिक सांस के छनन का, दूसरा है आंतरिक सांस को नमी युक्त बनाने का, तीसरा है गंध संवेदी कार्य करना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य नासिका यानी कि नोज का होता है। यहाँ पर नोट दिया गया है, इसे भी आप रीड कर लीजिए। फेफड़ों का कार्य रक्त का शुद्धिकरण
यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करता है? फेफड़ा करता है। जबकि किडनी का क्या कार्य होता है, वर्क का क्या कार्य होता है? तो ब्लड फिल्ट्रेशन यानी कि रक्त का चलन करना। ये दो बिंदु हैं। अगला है प्रश्न नंबर 8। सांस लेने और छोड़ने के नियंत्रण के केंद्र को रिक्त स्थान है कहा जाता है तथा यह फिर रिक्त स्थान है में स्थित है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आएगा, पहले में आएगा न्यूमोटैक्सिक केंद्र, दूसरे में आएगा मेंडुला ओब्लागेटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। श्वास का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आप सभी को पता है स्पायरोमीटर से किया जाता है। इस नोट को भी ध्यान में रखिएगा। स्वस्थ मनुष्य की जो श्वास दर होती है वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मानव में श्वसन वर्णक कौन होता है? तो कौन होता है? हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। इनहेलर किस रोग के उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सभी को पता है जो अस्थमा होता है जिसे दमा भी कहते हैं, इसके उपचार में कौन सी दवा दी जाती है? इनहेलर दी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सार्क की फुल फॉर्म है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो आप बताओगे सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये श्वसन तंत्र से संबंधित एक रोग है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट्स, तीसरा ऑप्शन है लिम्फोसाइट्स, चौथा ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोसाइट्स। ये किसका नाम है? तो आरबीसी का अन्य नाम है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। मनुष्य में प्रजनन का सही क्रम है? तो क्रम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर लिख दिया है। सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन होता है, युग्मकों का निर्माण होता है मेल फीमेल में। फिर वीर्य सेचन होता है, फिर निषेचन होता है, फिर अंतरोपण होता है, फिर गर्भ अवधि की प्रक्रिया आती है, फिर प्रसव होता है। तो पूरा यहाँ पर क्रम है मनुष्य में प्रजनन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। मादा में प्रथम स्तन्य कहलाता है? जो मादा बच्चे को प्रथम बार दूध पिलाती है उसे क्या कहा गया है? तो क्लोस्ट्रम कहा गया है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, क्लोस्ट्रम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। बल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो बल के संबंध में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बल एक अदिश राशि है, दूसरा कथन है बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तीसरा कथन है बल का निश्चित परिणाम तथा निश्चित दिशा होती है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब बल का निश्चित परिणाम तथा निश्चित दिशा होगी तो वो कौन सी राशि होगी? सदिश राशि होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बल एक अदिश राशि है। ये कथन यहाँ पर गलत है। बल क्या है? एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो आप सभी को पता है जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है इसे ही गैलीलियो का जड़त्व का नियम कहते हैं। इसका जो गणितीय रूप होता है वो क्या होता है? एफ वेक्टर बराबर 0। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप है? तो आप सभी को पता है दूसरा नियम कौन सा नियम है? संवेग का नियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका गणितीय रूप होता है एफ बराबर संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। इसके ऊपर आप वेक्टर लगा दीजिए, संवेग भी सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 5 केजी की किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाए कि उसका त्वरण 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड हो जाए? तो न्यूमेरिकल है सीधा सा। तो इसका उत्तर कैसे निकालेंगे? अपने को पता है एफ बराबर क्या होता है? एम ए होता है। एम कितना दे रखा है? 5 केजी दे रखा है।
जी कितना दे रखा है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो 50 25 कितना आ जाएगा उत्तर, 25 केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स 2। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके अलावा इसका क्या मात्रक होता है, बल का न्यूटन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। 5 केजी की किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड के लिए लगाया जाता है, तो बल का आवेग क्या होगा। तो आप सभी को एक फॉर्मूला पता होगा, जो बल का आवेग होता है I बराबर एफ डेल टी होता है। एफ का मान यहाँ पर 10 न्यूटन दे रखा है, डेल टी दे रखा है 5, तो कितना आ जाएगा उत्तर, 50 न्यूटन इंटू सेकेंड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 2 केजी यानी कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध 5 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। ये सभी जो न्यूमेरिकल है दोस्तों, ये 10वीं बोर्ड की जो बुक है उससे लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पता है गुरुत्व बल के विरुद्ध किसी ऊंचाई पर वस्तु को ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो mgh होता है। m का मान दे रखा है यहाँ पर 2, g क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। h कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है। इसको सोल्व कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 और 10 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 जूल आ जाएगा। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल का उदाहरण नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा संरक्षी बल और असंरक्षी बल। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, स्थिर विद्युत बल ये भी संरक्षी बल है, स्प्रिंग बल ये भी संरक्षी बल है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्यान बल। श्यान तथा एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं घर्षण बल, ये दोनों बल असंरक्षी बल होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। यदि बल F व विस्थापन S के बीच कोई कोण बन रहा हो तो किया गया कार्य कितना होगा। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ एस कोस थीटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एफ एस कोस थीटा। यहाँ पर पीछे थीटा लगा लेना आप सभी के। जब थीटा का मान 180 डिग्री हो तब किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा यानी कि नेगेटिव होगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, शून्य होती है। जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आकाश से धरातल की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा का मान। पहला है ऑप्शन बढ़ता जाता है, दूसरा ऑप्शन है घटता जाता है, तीसरा ऑप्शन है स्थिर रहता है, चौथा है शून्य हो जाता है। तो जब कोई वस्तु आकाश से धरातल की ओर मुक्त रूप से गिर रही है तब उसकी कुल ऊर्जा पूछा गया है। तो आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, उसी का ये उदाहरण है। तो कुल ऊर्जा का मान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जो अपने पास गतिज ऊर्जा है और जो स्थितिज ऊर्जा है इस कंडीशन में क्या रहेगी, नियत रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है, और एक यूनिट बराबर क्या होता है, किलोवाट हावर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। मुक्त या स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। पहला ऑप्शन है नियत रहता है, दूसरा ऑप्शन है घटता जाता है, तीसरा ऑप्शन है बढ़ता जाता है, चौथा ऑप्शन है शून्य रहता है। तो गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर बढ़ता जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर से पिंड नीचे की ओर स्वतंत्रता पूर्वक आएगा
तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है किंतु वह इसे विस्थापित नहीं कर पाता है। वह पहला ऑप्शन है ऋणात्मक कार्य करेगा, दूसरा है धनात्मक कार्य करेगा, तीसरा है कोई कार्य नहीं करेगा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जब विस्थापन ही नहीं होगा तो कोई कार्य होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करता। कार्य के लिए विस्थापन होना जरूरी है, वरना आपका बल किसी काम का नहीं रहेगा। यानी कि बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु विस्थापित होना चाहिए, तभी आपका कार्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। पिंड पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। पहला है आरोपित बल पर, दूसरा ऑप्शन है पिंड की प्रारंभिक चाल पर, तीसरा है बल व विस्थापन के मध्य कोण पर, चौथा है विस्थापन पर। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिंड की प्रारंभिक चाल पर। इसके अलावा बल पर निर्भर करेगा, बल और विस्थापन के मध्य कोण पर भी निर्भर करेगा तथा विस्थापन पर भी निर्भर करेगा। W बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा है घटती है, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, चौथा है शून्य हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घटती है। तो जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती है, यानी कि कम होती है। इसे कैसे निकालते हैं तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। आपने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम, के प्लस यू बराबर यानी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कांस्टेंट यानी कि नियत होती है। जब इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल के प्लस डेल यू बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का अवकलन 0। अब डेल यू को उधर विस्थापित कर दिए, तो जैसे ही अपन डेल यू को उधर ले जाएंगे बराबर के, तो वहां पर हो जाएगा माइनस का डेल यू। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब आगे आप प्लस लगा सकते हो। तो प्लस डेल के बराबर माइनस डेल यू होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा में तो क्या होगा? वृद्धि होगी तथा स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है जब कोई धनात्मक कार्य होता है संरक्षी बल के द्वारा किसी वस्तु पर, तब उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। न्यूटन की गति की समीकरण नहीं है। चारों यहाँ पर समीकरणें दी गई हैं। आपने पढ़ा है कि एक v में गति के लिए न्यूटन ने 3 गति की समीकरणें दी थी, इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये न्यूटन की समीकरण नहीं है। जबकि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों न्यूटन की गति की समीकरण है। यहाँ पर u होता है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v होता है वस्तु का अंतिम वेग, a होता है वस्तु का नियत त्वरण, t होता है समय। तथा यहाँ पर तरते समीकरण में s और आता है जिसे कहते हैं विस्थापन अथवा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। ये तीनों न्यूटन की गति की समीकरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। किसी निकाय पर संरक्षी आंतरिक बल द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान तुल्य होता है। तो ये प्रश्न वापस रिपीट हो गया। अभी अपन ने क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन नंबर 29 देखा है, तो यही प्रश्न है, ये दूसरी तरीके से पूछ लिया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। गुरुत्व के विरुद्ध किसी मनुष्य द्वारा किया गया कार्य कितना होगा यदि वह समतल में चल रहा है? तो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया गुरुत्व के विरुद्ध। तो जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो Fs cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? शून्य होती है। तो यहाँ पर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। किसी आनत तल पर फिसलती हुई किसी वस्तु पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य की प्रकृति होगी। तो कैसी प्रकृति होगी? ऋणात्मक होगी, क्योंकि जो घर्षण बल लगेगा यह वस्तु की गति के विपरीत लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। एक घोड़ा धरातल से 60 डिग्री के कोण पर कितने न्यूटन का बल लगाए कि पीछे बंधी गाड़ी को 1.2 किलोमीटर तक खींच सके? इस घोड़े द्वारा किया गया कार्य
24,000 जूल है। तो आपको बल निकालना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए जो अभी अपने पढ़ा है। W बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। एफ का मान निकालना है, W दे रखा है अपने पास कितना, 24,000 जूल। एस का मान कितना दे रखा है, 1.2 किलोमीटर दे रखा है, यानी कि 1200 मीटर हो जाएगा। इसको चेंज करना पड़ेगा आपको मीटर में, तो 1200 मीटर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 2 से 1200 कट जाएगा 600 बार। एफ का मान निकालना है, तो 600 का दूसरी साइड में भाग दे दीजिए, तो 24 में आप 6 का भाग दीजिए, तो 6 चौका 24, पीछे एक जीरो बचेगा, तो 40 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। सरल लोलक की गति कौन सी गति का उदाहरण है। गति वाला भी टॉपिक आपके हैं। पहला है आवर्ती गति, दूसरा है दोलनी गति, तीसरा है वर्ती गति, चौथा है ए ओ बी दोनों। तो सरल लोलक कौन सी गति करता है, तो आवर्ती गति भी करता है तथा दोलनी गति भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए वो बी दोनों। यहां पर आपसे अगर सरल लोलक का आवर्तकाल पूछ लिया जाए, तो इसका आवर्तकाल होता है टी बराबर 2 पाई रूट एल बटा जी। एल होता है जो सरल लोलक की डोरी होती है उसकी लंबाई, जी गुरुत्वीय त्वरण होता है, पाई का मान आपको पता ही है, टी इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ये सभी क्वेश्चन आपको जो आरबीसी बोर्ड की 10वीं क्लास की साइंस है उसमें देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है क्या, बिल्कुल है। शक्कर का पानी में विलय होना भौतिक परिवर्तन है। डायनामाइट का विस्फोट होना, तो आप सभी को पता है डायनामाइट का विस्फोट होना एक रासायनिक क्रिया है या प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन है। बिजली बल्ब का जलना बुझना ये भी भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो इसके उदाहरण आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह पदार्थ की अवस्था तथा भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पदार्थ की अवस्था तथा भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। अगला है इनमें पदार्थ का भार परिवर्तित हो जाता है। चौथा है यह अस्थायी परिवर्तन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें भार चेंज नहीं होता है, यहाँ पर केवल अवस्थाएं तथा भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमणीय होते हैं। जैसे कि जल का बर्फ बनना, बर्फ का जल बनना, जल का गैस बनना, ये सभी अवस्थाएं आपस में चेंज होती रहती हैं एक दूसरे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। उदर में अपच के उपचार में प्रयुक्त औषधि है। ये सामान्य क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है, तो आप सभी को पता है प्रति अम्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताओगे हल्दी व लिटमस पेपर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। तनु सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया जिंक मैग्नीशियम फेरस से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की क्रिया आप इन धातुओं से कराओगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो आप सभी को पता है वृंजक चूर्ण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, CaOCl2 का। ऑप्शन नंबर सी में किसका फॉर्मूला दे रखा है, तो जिप्सम का दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में चूना पत्थर दे रखा है जिसे मार्बल अथवा संगमरमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में साधारण नमक का फॉर्मूला दे रखा है। यौगिक वाला टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो उसी से संबंधित ये बिंदु हो जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर मुख्य उत्पाद के साथ और क्या बनेगा। तो और क्या बनेगा, तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, H2O प्लस CO2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। परबल अम्ल की क्रिया परबल सार से कराने पर प्राप्त विलयन कैसा होगा।
तो जब परबल अम्ल परबल सार से क्रिया करेगा तो प्राप्त विलीन कैसा होगा, उदासीन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। चांदी पर काले रंग की परत किसके कारण बन जाती है। तो ये भी आपके 10वीं बोर्ड की जो किताब है उसमें क्वेश्चन दे रखा है, तो ऐड कर दिया है मैंने। तो सल्फर के कारण। सल्फर किसके रूप में पाया जाता है, एसिड अणु के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा एक और उदाहरण आपकी बुक में दे रखा है। पूछा गया है प्रश्न कि कॉपर का हरा रंग क्यों हो जाता है। तो इसका कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। कृत्रिम श्वसन में प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है, O2 प्लस हीलियम गैस का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। सीमेंट का संगठन है। सीमेंट में क्या क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा, चूना होता है CaO, जिसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। SiO2 होती है जिसे सिलिका कहते हैं। Al2O3 होता है जिसे एल्यूमिना कहते हैं। Fe2O3 होता है जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, तथा कुछ मात्रा में जिप्सम भी होता है। ये सभी सीमेंट के संगठन है। सीमेंट इन सब से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। तो ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। तो MIC जिसे कहते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये गैस लीक हुई थी। तथा भोपाल गैस कांड कब हुआ था, तो इसकी डेट भी पूछ ली जाती है। तो 3 दिसंबर 1984 को ये घटना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। कृत्रिम रेशे हैं, तो इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं। तो नायलॉन 66, टेरिलिन, रेयोन, ये सभी कृत्रिम रेशे के उदाहरण हैं। बहुलक वाला टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में दे रखा है यौगिक, तो ये सभी यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 49। थर्मोप्लास्टिक बहुलक हैं। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनको गर्म करने पर वो आसानी से पिघल जाते हैं। तो नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC, पॉलीथीन, ये सभी थर्मोप्लास्टिक बहुलक होते हैं। जबकि एक और प्रकार अपन पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग बहुलक, इन्हें ताप दृढ़ बहुलक भी कहते हैं। इसके उदाहरण एग्जाम में पूछ लिए जाए तो आप बताओगे ताप दृढ़ बहुलक के, यानी कि थर्मोसेटिंग बहुलक के उदाहरण हैं बेकेलाइट, मेलामाइन। ये 2 उदाहरण आप ध्यान में रखिएगा। बेकेलाइट का प्रयोग टीवी, कंप्यूटर के जो बाहरी आवरण होते हैं प्लास्टिक के, वो इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप पढ़ जाना, बहुलक वाला भी, इसको रिवाइज कर जाना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्राकृतिक रबड़ की प्रत्यास्थता व तनन सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। तो सभी ने पढ़ा होगा रबर का वल्कनीकरण किसके माध्यम से होता है, सल्फर जो एसिड अणु होता है इसी के माध्यम से होता है। प्राकृतिक रबर का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा। पॉली आइसोप्रीन ये वृक्ष द्रव फॉर्म में प्राप्त होता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स, इसकी प्रत्यास्थता व तनन सामर्थ्य कम होती है, अतः इसकी तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर अणु मिलाया जाता है। सल्फर क्या है, एक धातु है अथवा अधातु है, तो आप बताओगे अधातु है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित कवर करवाए हैं। इनके अलावा जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी वाला यानी कोशिका विज्ञान, प्रकाश, इन सभी के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस भी हो गई है तथा आपका रिवीजन भी हो गया है। ये क्वेश्चन लेवल 1 और 2 दोनों के लिए है। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक हैं वो केवल लेवल 2 में। तो दोनों लेवल के लिए काफ़ी अच्छी कक्षा है, सभी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ आपको ये कक्षा पसंद आई होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, तथा हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा इस क्लास के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।